हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, कल हमने नए मौद्रिक समुच्चय पढ़ लिए थे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था अपना चैप्टर। आज हम डिजिटल करेंसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा हिंट दे दी है कि भारत ने अपनी डिजिटल करेंसी मतलब अपना डिजिटल ई-रुपीज़ लॉन्च कर दिया है, जो कि केवल 4 शहरों में लॉन्च हुआ है। अभी केवल ये 4 शहर ही से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इतना बड़े पैमाने पर इसका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में आती है तो लोग उस पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते। तो ये भी ऐसा ही है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होगा कि हमारे इस पूरे देश में डिजिटल करेंसी चलेगी और नोटों का जो बाहर बनाने का खर्चा वगैरह है सारा खत्म हो जाएगा, और आरबीआई के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर कुछ नोट या सिक्के बनाने का कोई काम ही नहीं रहेगा। सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, केवल ऑनलाइन के रूप में आपके पास करेंसी रहेगी, और उससे आप कुछ भी पेमेंट कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। सभी लोग उसे स्वीकार करने लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे होगा ये विकास। एकदम से कोई भी अचानक से कोई विश्वास नहीं करता है। जैसे कि आज भी अगर आप कोई डिजिटल ₹1 लेके अगर कहीं मार्केट में मतलब कि डिजिटल करेंसी के रूप से अगर आप शॉपिंग करने जाओ तो कोई भी आपको नहीं एक्सेप्ट कर सकता, मतलब मना कर सकता है अभी, क्योंकि अभी को मतलब धीरे धीरे ही विकास होगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसे, ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट ने इसको स्वीकृति दे दी, लेकिन अभी केवल 4 शहरों में स्वीकृति मिली है इसे। जैसे कि हमें पता है कि चारों बड़े बड़े शहर कौन कौन से, तो हमें पता है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, इन 4 शहरों में स्वीकृति मिली है इसको। इसके अलावा भी किसी भी सिटी में इसका उपयोग नहीं हो रहा है, और इन 4 शहरों में भी बड़े कम पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो लेकिन ये भी अच्छा है कि अपना ई-रुपीज़ आ गया डिजिटल। तो वो क्या है, नोट छापने का फिर बनाने का वो सारा बर्डन जो होगा ना, जो आरबीआई के ऊपर से खत्म हो जाएगा, और आराम से हमें कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से। और जो काले धन का कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है काला धन, अगर गवर्नमेंट की नज़र में सारा पैसा रहता है तो फिर कोई काला धन यूज़ ही नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आपके अकाउंट में पैसा है, ई-रुपीज़ के रूप में पैसा है, तो उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है और पूरी नज़र रहती है। तो उसमें आप काले धन को काले धन के रूप में उसे यूज़ नहीं कर सकते हो। उसे आपको उसका टैक्स वगैरह सब पे करना होगा, और सभी लोग बैंक से जुड़ पाएंगे इस वजह से। और अगर कैश में रहता है तो कैश के ऊपर गवर्नमेंट की नज़र नहीं रहती, इसलिए कोई भी काला धन होगा वो हमेशा कैश में ही वर्क करता है। तो इसीलिए डिजिटल करेंसी लाई है, और इंडिया ने भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है, जो कि 1 दिसंबर 2022 को अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया ई-रुपया भारत ने लॉन्च कर दिया। ये डेट जरूर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। और अभी 4 सिटीज़ में जो हुआ है लॉन्च, ये अभी 4 सिटी में स्वीकृति मिली इसको, लेकिन धीरे धीरे आने वाला है मार्केट में, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हॉट टॉपिक होता है मतलब एग्जामर का। तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर करना डिजिटल करेंसी को, क्योंकि ये नया आया है और 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ही लॉन्च कर दिया था। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आपको डेट याद रखना है। इसमें कुछ केवल आपको कुछ मैं ये दूंगी, कुछ आईएमपी बिंदु लिखवा दूंगी आपको इसके बारे में, ताकि आपको वो चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि एग्जामर का हॉट टॉपिक है। तो जो पीवाईक्यूज टाइप एग्जाम होती है उसमें तो इसको पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है इसको, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि थोड़ा अभी नया चलता हुआ मुद्दा है इसलिए, और इकोनॉमी का मुद्दा है, तो ऑब्वियसली पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हाँ, सबसे पहले आपको ये वाला ये लाइन ये मतलब ये बिंदु याद रखना है कि 1 दिसंबर 2022 को भारत ने अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी इसे बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी आरबीआई क्या केंद्रीय बैंक होती है, जिसे सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो इसी तरह से इस डिजिटल करेंसी का नाम भी क्या रखा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया ई-रुपया भी कहते हैं। मतलब ई-रुपया चलता होगा, आपको पता है, मतलब कि चलता है, लेकिन इतनी स्वीकृति नहीं है, लोग चलाते हैं। तो वो ई-वॉलेट वगैरह में होता है, ऐसे इस तरह से होता है। यह नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक, सेकेंड लाइन क्या है, ये नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है और मुख्य रूप से खुदरा लेन देन पर लक्षित है। मतलब कि आपको पता है कि नगद रूप में नहीं होता है, एक आपके वॉलेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगा, और खुदरा लेन देन मतलब कि जो थोक व्यापारी के रूप में नहीं, और आप जब कुछ खरीदोगे बेचोगे तो उसको उसके आधार पर इसका यूज़ किया जाएगा। पायलट योजना के रूप में आरंभ में केवल 4 शहरों में, जो मैंने आपको बताया, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, ये भी याद रखना प्रारंभ में कुछ 4 शहरों में लगा था और कौन सी योजना के तहत लाया गया था, ठीक है। ये कोई समझाने की जरूरत नहीं है, बिंदु है जो आपको याद रखना काफी जरूरी है, ठीक है। इसे ई-रुपया कहते हैं। ई-रुपया का क्या मतलब, ई-रुपया के अंदर क्या पॉइंट है, यह आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई डिजिटल रूप में जारी वैध मुद्रा या लीगल टेंडर है। इसे मतलब कि कोई भी बैंक या कोई भी इंसान इसे लेने से मना नहीं कर सकता है। तो अभी केवल 4 शहरों में है, तो यहाँ पे कोई भी अगर इंसान लेके जाए या फिर किसी भी चीज़ में लेके जाए तो कोई भी मना नहीं कर सकता। आपको पता है कि बहुत सारे पिज़्ज़ा की शॉप वगैरह में आज मतलब ई-रुपये से आप जाके ई-रुपये से आप पिज़्ज़ा वगैरह खरीद सकते हैं, लेकिन इन 4 शहरों में आपने देखा होगा अभी इतना हाई लेवल पे इसका यूज़ नहीं चालू हुआ है, ठीक है। यह फिएट करेंसी के समान है और फिएट करेंसी के साथ परस्पर विनिमय है। फिएट करेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया था
जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिएट करेंसी मतलब कि जिसे बिना किसी गारंटी रखे छाप दिए जाते हैं नोट वगैरह, उसी तरह से ये डिजिटल रुपीज़ को भी बिना किसी गारंटी के मतलब कि इसको कहीं कितना ही लॉन्च किया जा सकता है, कैसे ही लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की विकृति आरबीआई द्वारा जारी कर समर्थित वैध मुद्रा है। आरबीआई ने इसे जारी किया और ये वैध मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी जैसे आपको पता है क्रिप्टो करेंसी इलीगल रूप से चलती है, जैसे कि आप बाइनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पे जो भी पेप वगैरह है और बिटकॉइन वगैरह है तो ये इलीगल रूप से चल रहा है और हमें पता भी नहीं कौन चला रहा है, लेकिन ये एक आरबीआई द्वारा जारी और वैध लीगल टेंडर है, मतलब कि लीगल है, कानूनी रूप से वैध मुद्रा है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जोखिम को कम करना। जैसे कि पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में हमें जोखिम होता है कि भाई कोई चोरी वोरी ना हो जाए। भौतिक मुद्रा संभालना खत्म, मतलब कि भौतिक मुद्रा आपको पता है कि सेविंग करके रखना, इसको उसका टेंशन भी खत्म हो जाएगी। फटे पुराने नोटों को हटाने की लागत कम, क्योंकि मार्केट में यदि फटे पुराने नोट आ जाते हैं तो कोई भी लेना स्वीकार नहीं करता और बैंक में जमा करते और बैंक वाले उनको हटा के कुछ नए नोट छापते हैं तो उसकी लागत भी कम हो जाएगी। परिवहन, बीमा, रसद में लागत कम करना, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, बीमा वगैरह, इनमें लागत में कम हो जाएगी। इनकी लोगों को धन हस्तांतरण के रूप में क्रिप्टो करेंसी से दूर रखेगा। जैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन को भेजने के लिए आज अब क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉरेन वगैरह इधर से तो आता है तो डॉलर वगैरह में तो हम बिटकॉइन वगैरह इन रूप में यूज़ करते हैं। तो ये हमारा ई रुपया आ जाएगा तो उसका जो यूज़ करना वो काफ़ी कम हो जाएगा। सॉरी। तो दो प्रकार के ई रुपये होते हैं, एक तो एक खुदरा ई रुपया होता है, एक थोक ई रुपया होता है। आम आदमी उपयोग कर सकता है खुदरा ई रुपया, मतलब कि आम आदमी जाकर अपने मोबाइल से ही किसी से भी ई रुपया देके मतलब ट्रांसफ़र करके उससे कुछ भी खरीद सकता है, जैसे कि किसी भी दुकान पे जाके दूध वगैरह, दही वगैरह, कुछ नॉर्मल चीज़ें। थोक बड़े बड़े वित्तीय संस्थाएं जैसे कि कोई कंपनियाँ होती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वगैरह, तो वो इसे थोक ई रुपये का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाजार में ई रुपया कैसे प्रसारित किया जाता है? ई रुपये कागजी मुद्रा प्लस सिक्कों के समान मूल्य वर्ग में जारी होंगे तथा मध्यस्थता या बैंकों के माध्यम से वितरित होंगे। कागजी मुद्रा और सिक्कों के समान मूल्य वर्ग में जारी होंगे मतलब कि वो एक, जैसे कि आपको एक पेपर दे दिया जाएगा बैंक में जाकर, जैसे कि वो सबसे पहले तो आपके मोबाइल के अंदर रहेंगे, स्टोर रहेंगे, लेकिन अगर आप बैंक से उसे लेना चाहेगा तो बैंक आपको एक पेपर के रूप में दे देगा लिख के कि हाँ भाई आपके इतने पैसे है, वो उसका ₹1 बना के दे देगा। लेन देन बैंकों द्वारा पेश डिजिटल वॉलेट के द्वारा होगा प्लस मोबाइल फोन एवं उपकरणों पर संग्रहित होगा। ठीक है, तो कैसे होता है कि लेन देन जो होता है ना वो बैंकों द्वारा, बैंक एक डिजिटल वॉलेट बनवाएगा आपसे कि आपको एक डिजिटल वॉलेट बना होगा, उसमें ही आपका जो होता है ना मोबाइल फोन और उपकरण में आपका एक डिजिटल वॉलेट बनेगा, उस वॉलेट के अंदर आपका वो रुपया ट्रांसफर होगा, तो आप ऑनलाइन रूप से इसको बैंक आपको वितरित करेंगे और आप इससे कहीं पर भी कुछ भी जाकर देकर अपना सामान खरीद सकते हो। लेन देन व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी दोनों रुपये में हो सकता है। व्यक्ति से व्यापारी लेन देन जैसे खरीदारी के लिए व्यापार स्थल पर QR कोड होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी स्कैनर पेटीएम वगैरह के स्कैनर नहीं होते, वैसे भी उसी तरह से डिजिटल रुपये के भी स्कैनर होंगे। अगर आप स्कैनर को स्कैन करके आप वहाँ पेमेंट कर सकते हो उसी तरह से, जैसे अभी आप पेमेंट जैसे कि आप डेबिट कार्ड की तरह पेटीएम वगैरह, फ़ोनपे वगैरह की पेमेंट नहीं करते, उसी तरह से डिजिटल रुपये में भी ऐसा ही QR कोड होगा, उसी से स्कैन करके आप डिजिटल रुपये से अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ई रुपये के लाभ क्या होंगे? भौतिक मुद्रा की लागत कम हो जाएगी, भुगतान प्रणाली का वैश्वीकरण हो जाएगा, क्योंकि आप विदेशों में कहीं पे भी जाकर कैसे भी जाकर आप उससे पेमेंट कर सकते हो, कोई भी स्वीकृत कर लेगा उसको। और भौतिक मुद्रा की लागत जैसे कि इसको बनाने में जितना खर्च होता है वो कम हो जाएगा। प्रमुख चुनौती क्या होता है? गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंता, क्योंकि इसको सिक्योर करना और इसकी सुरक्षा करना काफ़ी डिफिकल्ट हो, क्योंकि अभी साइबर क्राइम वगैरह काफ़ी बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपके बैंक हैक होने का खतरा ज़्यादा होता है, अगर कैश के रूप में हो तो उससे कोई चुरा आता है तो चोरी होता है, लेकिन अगर डिजिटल रूप में आपका पैसा पड़ा है तो उसकी गोपनीयता बनाए रखने की सुरक्षा संबंधी से ये काफ़ी चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि अभी भी बैंक काफ़ी करप्ट होती है, साइबर वगैरह केस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोई लूट जाते हैं, बैंक खाली हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, डिजिटल डिवाइस और वित्तीय निरक्षरता के लोगों को मतलब कि इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है। लोगों के पास इतने बड़े बड़े स्मार्टफोन होगा तो भी आप रुपया रख पाओगे, लेकिन लोगों के पास अभी स्मार्टफोन तक नहीं। गाँव में जाओगे आप देखोगे तो उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं और इन सब चीज़ों की नॉलेज भी नहीं। वो अभी भी गाँव में जाओगे ना आप तो वो अभी भी पैसा देकर ही अपना काम करेंगे, वो बैंक से निकाल के लाएंगे पैसा। वो अभी तक वो फ़ोन पे पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, वो ATM कार्ड यूज़ नहीं करते हैं, तो वो लोगों को ये जानकारी पहुंचाना और ये सारी चीज़ें पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा काम होगा। और सबसे बड़ी बात तो उनके पास इतनी स्मार्टफोन डिवाइस वगैरह है नहीं, तो इसको कैसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे? नारकोटिक्स, आतंकवाद का वित्त पोषण। नारकोटिक्स आतंकवाद का वित्त पोषण किस तरह से कि मतलब आतंकवाद तो इसको हैक कर रख सकते हैं, इनको हैक करके ना वो अपने मतलब कि इसमें बूम या अप डाउन वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। ठीक है, मानव की तस्करी हो जाएगी, मनी लॉन्ड्रिंग में उपयोग हो जाएगा, क्योंकि इसका उपयोग हम मनी लॉन्ड्रिंग में भी कर सकते हैं। मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आपको पता है कि
पैसों का मतलब कि एक आदमी जो होता है उसका काफ़ी लोगों के अकाउंट खुलवा के सर्कुलेशन वगैरह इस तरह से सर्कुलेशन कर पाएंगे। अवैध गतिविधियों में युवा पीढ़ी संलिप्त हो जाएगी तथा जनसंख्या लाभांश की हानि हो जाएगी। अवैध गतिविधियाँ जैसे कि साइबर क्राइम वगैरह, इन चीज़ों में निगेटिव बोलते हैं ना, पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो वो अभी भी आपको पता है कितने सारे लड़के बच्चे, छोटे बच्चे तक निकलते साइबर क्राइम में। तो ये सारी चीज़ें में लोग युवा पीढ़ी संलिप्त हो जाएगी और हमें जनसंख्या लाभांश की कमी हो जाएगी। जनसंख्या लाभांश की कमी जैसे कि आपको पता है कि हमारी जनसंख्या लाभांश है क्योंकि हमारे यहाँ पे 15 से 35 वर्ग की युवा वर्ग काफ़ी अच्छे हैं, तो हम उन्हें अच्छी चीज़ों में यूज़ करेंगे तो वो हमें अच्छा लाभ देंगे। लेकिन अगर वो गलत रास्ते पर चले गए तो फिर उसका नुकसान हो जाएगा। नए डिजिटल विभाजन का कारण बनेगा क्योंकि डिजिटल विभाजन होंगे, रुपया से फिर बहुत सारे वॉलेट बनेंगे, लोगों को वॉलेट के यूज़ करना होंगे, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। साइबर के प्रति सुभद्रता, मैंने आपको बताया साइबर क्राइम की घटनाएं होगी, इस पर विश्वास नहीं होगा। लोग आराम नॉर्मल तौर पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ आती है तो कोई भी विश्वास नहीं करता है। अभी आपको कोई बोल दे कि एक रिमोट के बदले में आप सब कुछ मतलब तुम एक रिमोट के बदले में मुझे गेहूँ दे दो, चावल दे दो, तो आप ऑब्वियसली उसको विश्वास नहीं करोगे उस चीज़ को, क्योंकि वो एक तरह से करेंसी नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसे जारी भी कर दे तो स्टार्टिंग में कोई विश्वास नहीं करता है उसे, वो धीरे धीरे सर्कुलेशन में आती है, लोग उसे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, तब जाके लोगों का विश्वास बढ़ता है। तो ऐसा ही है कि अभी धीरे धीरे अभी लोगों का विश्वास नहीं बनेगा, धीरे धीरे विश्वास बनना शुरू होगा, तो ये सारी चीज़ें होगी। तो ये सारी मुख्य चुनौतियाँ हैं, नुकसान है, कुछ लाभ भी है तो कुछ नुकसान भी है और कुछ हानियाँ भी है, कुछ चुनौतियाँ भी है इसके अंतर्गत। और लेकिन डिजिटल करेंसी फिर भी हमारे देश ने लॉन्च कर दी, काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे देश ने अपने खुद का डिजिटल रुपया रुपया लॉन्च कर दिया है, जो अभी 4 देशों में 4 ही शहरों में है, बाकी धीरे धीरे पूरी इंडिया में फैल जाएगा ये। और इसे लाभ भी है और नुकसान भी है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपन जितना ज़्यादा सिक्योर रहेंगे और जितना अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। वो तो कहते हैं ना, अति किसी की भी अच्छी नहीं होती है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मतलब एक तरह से अपने ऊपर फॉलो करके ऐसे ही ना, इसको इकोनॉमी के तौर पर मत समझो, इसे ना एकदम अपने अंदर अपनी लाइफ में जो इम्प्लीमेंट करके देखो कि हाँ हम अच्छे से यूज़ करेंगे। और हमारे मतलब ये प्राउड की बात होनी चाहिए कि अपने देश में भी अपना खुद का रुपया लॉन्च कर दिया। बहुत सारे बड़े बड़े देशों के पास है अपना रुपया, इवन चाइना के पास भी अपना रुपया उन्होंने भी लॉन्च कर दिया, तो हमारे इंडिया ने भी अपना रुपया लॉन्च कर दिया। इसको अच्छे से यूज़ करें और जब भी मतलब देश में सर्कुलेट हो तो सबको अच्छे से यूज़ करना चाहिए और इसके नुकसान ना हो इसकी गारंटी सबको रखना चाहिए। तो बस आज का ये चैप्टर था हमारा डिजिटल करेंसी से लेकर, जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक है और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। अगर क्वेश्चन आए तो मुझे ज़रूर बताना, अगर आपको कोई SSC की एग्ज़ाम आ रही है ना तो उसमें अगर क्वेश्चन आए मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।